गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और बिहार बीएड एंट्रेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आज क्लास चलेगी। उस क्लास के अंतर्गत कुछ विशेष टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। इस तरह 4-5 क्लास चलेगी और जितने भी बीएड एंट्रेंस में विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान परिवेश यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस सभी टॉपिक को इंड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम कौन कौन टॉपिक डिस्कस करने वाले उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारा पहला इसमें टॉपिक होगा कि छात्र को शिक्षण में होने वाली समस्या, मतलब छात्र को कौन कौन समस्या हो रही है। अगर छात्र से संबंधित समस्या पर प्रश्न पूछा जाए तो आप कोशिश कीजिए कि इसकी जिम्मेदारी टीचर पर ही आए और 99% केस में यही सही होता है। दूसरा टॉपिक हमारा हो गया कि कोई स्कूल है, कोई विद्यालय है, उसका भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए। तो वो उसमें हवादार कमरा होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होना चाहिए, रहने बच्चों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा कि शिक्षण कार्य में अधिगम प्रक्रिया। अधिगम का अर्थ होता है शिक्षण, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होगा? सीखना। इन सब टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की औसत विशेषता है। अगर आप में से जिन लोगों को अभिप्रेरणा का अर्थ पता है वो क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अभिप्रेरणा का इंग्लिश होता है मोटिवेशन। जो मोटिवेशन आपके दिमाग में आया, आप समझ गए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनमें कौन सी मोटिवेशन का औसत मतलब गलत विशेषता है। पहला कह रहा है कि अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता है। अगर आपको कोई मोटिवेट करता है तो आप सही रास्ता आप करते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, ये बात तो सही है। प्रेरित व्यवहार निरंतरता प्रदान करता है। अगर हम आपको मोटिवेट करें पढ़िए पढ़िए तो आप पढ़िएगा, आप डेली पढ़िएगा तो आपको कंटिन्यूटी मिल रहा है, कंटिन्यूटी मिल रहा है, तो ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है। प्रेरित, आप बताइए, कोई आपको मोटिवेशन कर रहा है, कोई हम आपको बोल रहे हैं पढ़िए, अच्छा मार्क्स लाइएगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये कठोर आपके साथ कठोरता कर रहे नहीं कर रहे, तो ये विशेषता गलत हो जाएगा मोटिवेशन का। अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करती है, एकदम करती है। आपको ऊर्जा मिलता है, अगर कोई मोटिवेशन करता है तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिप्रेरणा की औसत विशेषता है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है। अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं। अनुशासन डिसिप्लिन के बारे में हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है दंड मिलने पर ही सही कार्य करना। अब देखिए कि जब भी आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो अनुशासन का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा को मारे पीटे, चाहे बच्चा कितना भी बदमाशी करे, तो ऑप्शन खत्म। नियमों का पालन करना, ये ऑप्शन सुनने में सही लग रहा है, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है। स्वतः ही नियमों का पालन करना, सही ढंग से रहना। देखिए 2 नियम वाला ऑप्शन है इसमें। देखिए अनुसार, अगर हम आपको कह रहे हैं कि डेली स्कूल आया कीजिए, अगर आप ये कहिए कि बच्चों को आप कह रहे हैं कि डेली स्कूल आए, आप 1 दिन बोले 2 दिन बोले, बच्चे उसके बाद डेली स्कूल आ रहे हैं, तो ये तो बच्चे स्वतः नियम का पालन करें। डेली स्कूल आना भी अनुशासन का नियम है, तो स्वतः ही नियमों का पालन करना अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ, श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करना, पाठ को सबसे दिलचस्प बनाना, छात्रों को सहयोग लेना, नियमित रूप से माता पिता से मिलना। देखिए कह रहा है छात्रों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए, अगर कोई आदमी हिम्मत हार गया है कि मेरे से अब कुछ नहीं होने वाला है, तो आप उसको क्या कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा। मोटिवेट वो कैसे होगा, जब आपको उसको जो कह रहा है काम नहीं हो पाएगा, मतलब कि 10th क्लास का बच्चा वो कह रहा है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, उसको आप क्या कि काम दे कि जाओ
तुम थर्ड या फोर्थ क्लास में पढ़ा लो, वो पढ़ा क्या है, उसको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि उसको अब लगेगा कि नहीं हम जब पढ़ा सकते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों का सहयोग लेना, या कि अगर किसी को मोटिवेट करें तो उसको किसी काम में लगा दीजिए, उससे सहयोग लीजिए तो वो मोटिवेट फील करेगा, वो काम कर लेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है। उनसे सदैव हंसी मजाक करके, उनसे उचित दूरी बनाकर, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, छात्रों को अपना मित्र बना के। देखिए सदैव हंसी मजाक कीजिएगा, बच्चा परेशान है, आप हंसी मजाक कर रहे हैं, ऑप्शन खत्म। उनसे उचित दूरी बना लीजिए तो सबसे बेकार है। आज तक कोई रिश्ता दूरी बना के बना है, नहीं बना है। देखिए एक कह रहा है छात्रों को अपना मित्र बना के, एक ऑप्शन कह रहा है उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। अगर तीसरा ऑप्शन में कोई निगेटिव पॉइंट रहता तो आप ये छात्रों को अपना मित्र बनाकर कर लेते, लेकिन यहाँ देखिए अगर आप किसी का समस्या सुन रहे हैं, उसका उपाय बता रहे हैं, उसको हेल्प कर दे रहे हैं, वो तो खुद आपका मित्र बन जाएगा। इसलिए तीसरा ऑप्शन सबसे अच्छा है कि एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके स्थापित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, एक विद्यार्थी अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे। आप टीचर हैं, एक स्टूडेंट अपनी पारिवारिक समस्या, सिंपल बात सोचिएगा, कोई भी आदमी अगर आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताते क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा सहायता, मतलब बोलिएगा कि कोई बात नहीं है ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ हेल्प कीजिएगा कि कुछ उपाय दीजिएगा, ये नहीं कि बस बोल के निकल गए। तो पहला उसकी समस्या सुनेंगे और उससे संभव उपाय सुझाएंगे, ये तो अच्छा ऑप्शन है। लेकिन बाकी और देखते हैं कोई और अच्छा ऑप्शन भी है। उसकी समस्या सुनेंगे और उसे नैतिक संबल देंगे, उसे केवल पढ़ाई से संबंधित समस्या की चर्चा करने के लिए कहेंगे। बच्चा परेशान है, आप कहेंगे पढ़ो पढ़ो, ऐसा होता है। भूखे आदमी को बोलेगा भजन करने के लिए, भजन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ऑप्शन खत्म। उसे पारिवारिक समस्या की चर्चा नहीं करने के लिए कहेंगे, ये भी ऑप्शन गलत है। कोई दुख है, बोलेगा कि अपना दुख अपने पास रखो, चुपचाप पढ़ो, ऐसे थोड़े होता है, नहीं होता है। अब देखिए दो है, एक में बस सब दिलासा दे रहे हैं, एक में उपाय भी बता रहे हैं, सुन रहे हैं और उपाय भी बता रहे हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में अनुशासनहीनता उत्पन्न नहीं करता है। कह रहा है कक्षा में कौन अनुशासनहीनता उत्पन्न नहीं करेगा। छात्रों का खेल कूद की गतिविधियों में भाग लेना, ये अनुशासन का रूप ही है। छात्र खेल कूद में गतिविधि में भाग ले रहे हैं, ये अनुशासन नहीं तोड़ रहे, लेकिन हमको क्या खोजना, अनुशासन तोड़ रहा है। हाँ, अनुशासन तोड़ तो नहीं रहा, ये ऑप्शन तो सही हो गया। लेकिन बाकी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। व्याख्यान के दौरान छात्रों का आपस में बात करना, ये तो अनुशासन उत्पन्न करेगा, अनुशासनहीनता उत्पन्न करेगा। छात्रों का भड़काऊ इशारे करना, यह अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है। छात्रों का कक्षा में देरी से आना, ये भी अनुशासनहीनता का एक रूप है। लेकिन कह रहा है कौन सा कक्षा में अनुशासनहीनता उत्पन्न नहीं करता है, छात्रों का खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेना। ये नहीं कि आप दोपहर में निकल गए क्लास टाइम में खेलने के लिए, कूदने के लिए, उसके बाद कहेगा कि अनुशासनहीनता नहीं कर रहा है, तो ये अनुशासनहीनता करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए आपके सहकर्मी शिक्षक उन छात्रों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं जो अवांछनीय कृत्यों में शामिल हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है, अपने सहकर्मी को सलाह देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि ऐसे छात्रों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार न करें। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक के बारे में प्राचार्य से शिकायत करेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि दूर रहेंगे। चौथा ऑप्शन है विद्यालय की वार्षिक बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे। अगर मान लीजिए एक शिक्षक हैं जो आपके साथ ही किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे छात्रों के साथ उनकी मित्रता स्थापित हो गई है जो जुआ खेलता है, चोरी, ये सब कुकृत करता है, उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार कर लिए, तो आप इनको क्या कीजिएगा। देखिए कहीं शिकायत करना अच्छा बात नहीं है, सबसे अच्छा बात है कि उनको समझाएं कि आप उनसे दूर रहें। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, अपने सहकर्मी को सलाह देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि ऐसे छात्रों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार न करें। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि कक्षा में शिक्षक किसी छात्र की निंदा या अपमान करता है तो
छात्र अध्यापक से घृणा करने लगेगा, छात्र अधिगम हेतु अभिप्रेरित हो जाएगा, छात्र अपमानित महसूस कर हीनता शिकार हो जाएगा। उपरोक्त सभी। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि कक्षा में शिक्षक किसी छात्र की निंदा या अपमान करता है, मतलब आप टीचर हैं, किसी छात्र का बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तुम नहीं पढ़ पाए, इससे छात्र में क्या होगा? छात्र अध्यापक से घृणा करेगा, ये अमूमन बहुत टाइम हो जाता है। लेकिन आप एक शिक्षक हैं तो ये तो छात्र गलत कर रहा है। अब आपको ऐसा ऑप्शन खोजना है कि जिसके जिम्मेदार आप हों। छात्र अधिगम हेतु अभिप्रेरित हो जाएगा, ये तो गलत बात। साथ आप छात्र को बहुत गंदा ढंग से डांटें, वो पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं होगा। छात्र अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आपने बच्चा को डांटा, बच्चा अपमानित महसूस किया और हीनता का शिकार हो गया कि अब वो उसको लगता है कि नहीं पढ़ पाएगा। तो ये सही आंसर हुआ। देख रहे हैं इसमें भी अगर बच्चा हीनता का शिकार हुआ किस कारण? शिक्षक के कारण। तो ये सबसे ज़्यादा सही आंसर होगा। एक शिक्षक छात्रों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है अधिकार की शक्तियों का उपयोग करके। आज तक ऐसा कोई रिलेशन ज़बरदस्ती बना है? हम मान लीजिए कि एक सिंपल सा ऑप्शन देखते हैं कि आप एक IAS अफसर बन गए, आप IAS अफसर बन गए, आपको कोई लड़की पसंद है, वो आपको पसंद नहीं करता, आप जाके बोलिए कि देखो IAS अफसर बन गए, अब शादी कर लो। वो हो सकता है कि कुछ कर ले, लेकिन व्यवहारिकता बात है, जब तक कि आप किसी को जानिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, कोई आपको नहीं समझेगा, तब तक आपके साथ उसका संबंध स्थापित नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी बड़ा पद पे हों। तो इसलिए ये ऑप्शन खत्म है। अब देखिए ये मत बहुत लोग कहेगा सर ऐसा हो जाता, भाई हो जाता है, लेकिन आप शिक्षक हैं तो एक आइडियल विचार पे चलें। उनके लिए मार्गदर्शक मित्र और सूत्रधार बन के, उनके लिए मार्गदर्शक एवं मित्र बनकर, उनका दोस्त बन के। कि दो मित्र वाला तो ऑप्शन तीनों में है, उसका मार्गदर्शक वाला इन दोनों में ऑप्शन भी है, सूत्रधार होता है उसको गाइड करने वाला, सही सलाह देने वाला, इसलिए सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, उनके लिए मार्गदर्शक मित्र और सूत्रधार बनकर। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है नेतृत्व वही कर सकता है जो उच्च आदर्श वाला हो, प्रतिष्ठित हो, सामान्य व्यक्ति जैसा हो, क्रूर हो। तो बताइए कि कौन नेतृत्व कर सकता है? जो उच्च आदर्श वाला हो, इस बात को ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वांछनीय तरीका कौन सा है? मतलब आप मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो कौन सबसे अच्छा तरीका है? विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुविध तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना, किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसी एक ही विधि को प्रोत्साहित करना, किसी भी समस्या के समाधान के लिए चरण दर चरण निर्देश देना। देखिए दूसरा ऑप्शन थी एक ही विधि के लिए प्रोत्साहित करने, ऑप्शन गलत हो गया। किसी भी समस्या के समाधान के चरण, उसको सिर्फ निर्देश दे रहे हैं और बच्चा को सब कुछ आप निर्देश ही दे रहे हैं, बच्चा सीखेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं सीखेगा। सामूहिक कार्य और सहपाठियों के सहयोग को प्रोत्साहित करना, ये तो सबसे गलत बात है। 3 ऑप्शन खत्म हो गया। पहला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुविध तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना, ये अच्छा ऑप्शन है, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण का सबसे अच्छा डैश के रूप में वर्णित किया गया, व्यवसाय, उद्यम, पेशा, जीविका। तो शिक्षण को सबसे पेशा, प्रोफेशन के रूप में वर्णित किया गया, ये सबसे अच्छा आंसर हुआ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रभावी शिक्षण का गुण नहीं है? ऑप्शन है लोकतंत्रवादी। कह रहा है देखिए प्रभावी शिक्षण का गुण नहीं है, मतलब इसमें 3 गुण होगा, एक अवगुण होगा जो नहीं होना चाहिए। देखिए लोकतंत्रवादी है, मतलब सबका साथ सबका विकास। आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, ये अच्छी बात है, इस ऑप्शन को रखेंगे। ये तो गुण हो गया, लेकिन पूछ रहा गुण नहीं है। सहानुभूतिपूर्ण, बच्चों के साथ आप सहानुभूतिपूर्ण ही व्यवहार करना चाहिए, ये शिक्षक का अच्छा गुण। एक तंत्रीय का मतलब हो गया निरंकुश, जो हम कहेंगे वही होगा। बच्चा कहेंगे बच्चा उठो तो बच्चा उठेगा, बच्चा कहेंगे पढ़ेगा पढ़ो तो पढ़ेगा, कहेंगे लिखेंगे तो लिखो।
उसको कहेंगे बाहर जाओ तो बाहर जाओ, मतलब उसका कुछ नहीं सुनना। हम बोलेंगे ये क्वेश्चन सही है, बच्चा कितनों बोला कि सर ये हो सकता है ये गलत आंसर है, मतलब हमको कुछ और आ रहा है, तो कुछ नहीं सुनेंगे, बस सिर्फ अपना मन का चलेंगे, बस हिटलर हो गए। तो ये एकदम गलत बात है। इसलिए एक प्रभावी शिक्षक का गुण कौन नहीं होगा? एक तंत्रीय। चौथा ऑप्शन है वांछनीय सूचना प्रदाता। अच्छा शिक्षक छात्रों को अच्छा सूचना प्रदान करता है जो उनके लिए जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रतिरूपण एक प्रभावी शिक्षण विधि निम्न में से किसके लिए है? दृश्य अक्षमता वाले बच्चे, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, एसिडेटिक अटैकप्रीत बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे। प्रतिरूपण होता है नकल करना, तो इसमें जो अधिगम मतलब सीखने में असक्षम बच्चे होते हैं उनको हम नकल करना सिखाते हैं। जैसे कि उनको चलना सिखा रहे हैं तो हम चलेंगे, बोलेंगे तुम ऐसे करो, तो उनके लिए एक अच्छा उपाय है प्रतिरूपण। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण रणनीति युक्ति एक लोकतांत्रिक शिक्षक रणनीति है? मतलब एक अच्छा शिक्षक का बिहेवियर कहिए या लोकतांत्रिक शिक्षण रणनीति है। तो ऑप्शन है परियोजना रणनीति, व्याख्यान रणनीति, अनुक्रमित अनुदेशन, दृष्टांत रणनीति। इसका होगा परियोजना रणनीति। इसमें प्रोजेक्ट, परियोजना का इंग्लिश होता है प्रोजेक्ट, इसमें ऐसा प्रोजेक्ट इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें, बच्चे लोग पार्टिसिपेट करें, एक अच्छा रणनीति है, तभी तो लोकतांत्रिक होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में संचार निर्भर करता है। कक्षा में संचार निर्भर करता है। ऑप्शन है शिक्षक के स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाइयों के स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर, कक्षा अंतःक्रिया पे। कि विद्यार्थियों की योग्यता पर ये तो कक्षा संचार बात खत्म है, क्योंकि विद्यार्थियों की जिम्मेदारी देना ही नहीं है। विषय मान लो कोई कठिन टॉपिक लेके चल रहा है, बच्चा समझ नहीं रहा है, तो अच्छा कक्षा में संचार होगा? नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो कक्षा में संचार का एक तो है शिक्षक के स्पष्ट करने की क्षमता पर, एक है कक्षा की अंतःक्रिया। एक लिख रहा है कक्षा में संचार मतलब कम्युनिकेशन। कक्षा में एक पढ़ाई भी हो रहा है, बात भी हो रहा है कि बच्चा भी प्रश्न पूछ रहा है, टीचर भी प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चा जवाब दे रहा है। तो इसलिए शिक्षा कक्षा में संचार निर्भर किस पे करेगा? कक्षा की अंतःक्रिया पर, कक्षा की अंतःक्रिया पर। अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण के समान सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में निर्देश देता है, सही बात है। प्रशिक्षण एक व्यवहारिक विधि है जो अधिगम की प्रक्रिया में निर्देशों के आधार पर की जाती है। ट्रेनिंग के बारे में कह रहा है, आप देखते होंगे ट्रेनिंग जब दिया जाता है तो बताया जाता है कि आप ऐसे करें, आपको बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, तो ये सही है। शिक्षण एक सैद्धांतिक विधि है जो अधिगम की प्रक्रिया में ज्ञान उत्पन्न करने के लिए क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखने की प्रक्रिया में ज्ञान उत्पन्न क्या होता है, बात सही है। चौथा ऑप्शन है शिक्षण एक पूर्णतः परिभाषित प्रक्रिया है। अब ये बताइए, कह रहा है कि शिक्षण एक पूर्णतः परिभाषित प्रक्रिया, ये बात किसी भी ढंग से सही नहीं। आप देखिए कि हम 2-3 अच्छे टीचर का नाम लेते हैं। खान सर का नाम सुने होंगे, विकास दिव्यकीर्ति सर का नाम सुने होंगे, ये यूपीएससी वाले ओझा सर का नाम सुने। उनका सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, तो इसलिए शिक्षण विधि को कोई पूर्णतः परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो खान सर हैं वो मतलब उसी समय बच्चा को याद करवा देते हैं, उस साथ ही साथ मतलब एक बार को 3-4 बार रिपीट कर देते हैं। जबकि विकास सर क्या है, वो एक पॉइंट मतलब वो लेंदी पढ़ाते हैं, मतलब सॉरी लेंदी नहीं, मतलब लंबा, लेंदी का मतलब निगेटिव नहीं लीजिएगा, लंबा पढ़ाते हैं, मतलब 3 से 4 घंटा आराम से पढ़ा लेते हैं और बच्चा लोग 4 घंटा तक उबता नहीं है। लेकिन खान सर में भी यही बात है कि दोनों सर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन तरीका अलग अलग है, दोनों को कोई परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन दोनों अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए शिक्षण एक पूर्णतः परिभाषित प्रक्रिया, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन सत्य नहीं है। तो हमारा यही पूछ रहा है कि सत्य कौन नहीं है? सत्य ये नहीं है। अब कह रहा है कि ऑप्शन एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, मतलब उसे सीखने के सिद्धांतों की भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि इससे शिक्षक को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को जानने में सहायता मिलती है। इससे शिक्षक को शिक्षार्थियों की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। शिक्षक को शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। इससे कक्षा का अनुशासन सुनिश्चित होता है। ये ऑप्शन तो नहीं है। क्यों जानना चाहिए? इसलिए जानना चाहिए कि इससे शिक्षक को शिक्षार्थियों की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्यालय पुस्तकालय की विशेषता नहीं है। अब ये वातावरण से संबंधित प्रश्न आने शुरू हो गए। कह रहा है एक पुस्तकालय में पुस्तकों, पत्रिकाओं, दैनंदिनी और पत्रों आदि का संग्रह होना, ये तो अच्छा पुस्तकालय का विशेषता है, ये सही बात है। पूछ रहा है कौन विशेषता नहीं है। छात्रों को समायोजित करने के लिए इसमें पर्याप्त संख्या में सीट होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। इसमें खेल गतिविधियों के लिए सभी आवश्यक उपकरण होने चाहिए। लाइब्रेरी या पुस्तकालय में देखें कि उसमें खेल होगा, डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। इसे शोर विघ्न आदि से मुक्त स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। तो ये बात समझ गए तो ये ऑप्शन अपने खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें शांति चाहिए। जो खेल होगा तो शोरगुल होगा। लाइब्रेरी में खेल कूद हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अच्छे विद्यालय पुस्तकालय की विशेषता ये नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन वही सही आंसर होगा। खरा निम्नलिखित में कौन सी भौतिक संसाधन प्रबंधन की अनिवार्य विशेषता? पर्याप्तता, सुरक्षा, समन्वय, उपरोक्त सभी। बहुत कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक संसाधन प्रबंधन की अनिवार्य विशेषता? विद्यालय के भौतिक संसाधन प्रबंधन के बारे में पूछा जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होना चाहिए, सुरक्षा भी होना चाहिए, समन्वय भी होना चाहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप कोशिश कीजिए, 99% चांस है कि उपरोक्त सभी आएगा ही। भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है आवश्यकता आधारित, अनुदान आधारित, क्षमता आधारित, जनसंख्या आधारित। तो जितनी लंबी तेते पाँव पसारिए, जितनी लंबी सौर, तो मतलब आपको जितना आवश्यकता है उसके अनुसार प्रबंध कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता आधारित। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक विद्यालय भवन का एक घटक होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उचित वायु संचालन, मतलब वहाँ पे अच्छा प्रकाश हवादार मकान होना चाहिए, कक्षा होना चाहिए। प्राकृतिक प्रकाश तक पहुँच, छायादार उद्यान। अब गार्डन में पहले ज़माना में था कि गार्डन में गुरुकुल में जंगल में पढ़ाया जाता था, अब वो टाइम खत्म हो गया, इसलिए उचित वायु संचालन विद्यालय भवन कह रहा है। इसमें प्राकृतिक प्रकाश तक पहुँच होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि भौतिक संसाधन प्रबंधन में पहचाने गए अवरोधों का समाधान होना चाहिए। शिक्षकों का निलंबन। कह रहा है भौतिक संसाधन प्रबंधन में पहचाने गए अवरोधों का समाधान करना है। सेवाकालीन प्रशिक्षण और रिफ्रेशिंग पाठ्यक्रमों का संचालन करना। संसाधनों के महत्व और उपयोग की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना। शिक्षक निलंबन करने से कोई फायदा है? मतलब कोई दिक्कत हो गया तो आप शिक्षक को निलंबन कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, ऑप्शन गलत है। सेवाकालीन प्रशिक्षण और रिफ्रेशिंग पाठ्यक्रमों का संचालन, ये ऑप्शन सही है। संसाधनों के महत्व और उपयोग की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 4, 2 और 3 दोनों। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मानव संसाधन विद्यालय से संबंधित है? वो मानव होना चाहिए और साथ संसाधन होना चाहिए जो हमारे ज़िंदगी में काम आ जाए, वो संसाधन है। चाहे टीचर हो, डॉक्टर हो, टेबल कुर्सी बेंच, सब संसाधन है। तो मानव संसाधन कौन हो गए? डॉक्टर हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति, जो भी आप ज़िंदगी में काम नहीं आ रहे, लेकिन वो तो नियम तो बना रहे हैं। इंजीनियर हुए, सभी मानव संसाधन हुए। टेबल कुर्सी बेंच कलम घर, सब संसाधन, ये हो गया निर्जीव संसाधन। तो देखिए कक्षा, खेल का मैदान, शिक्षक, पुस्तकालय। देखिए मानव संसाधन कौन हो जाएगा? इसमें शिक्षक हो जाएगा। विद्यालय के छात्रावासों में छात्र कौन सा मूल्य सीखते हैं? ऑप्शन अनुशासन, सहयोग, 1 और 2 दोनों। आप आराम से कहिएगा दोनों, अनुशासन सहयोग दोनों सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। विद्यालयों में कक्षा कैसी होनी चाहिए? भीड़ भाड़ वाली, एक वृक्ष के नीचे, विस्तृत और हवादार, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप ही बताइए इनमें से कौन सा अच्छा ऑप्शन है। आप खुद कहिएगा कि विस्तृत और हवादार होना चाहिए, भीड़ भाड़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक वृक्ष के नीचे अच्छा पढ़ाई हो पाएगा? अब के ज़माने में नहीं हो पाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है एक प्रभावी शिक्षक कक्षा के वातावरण को और अधिक बनाता है। लोकतांत्रिक, निरंकुश, सख्त और कठोर, अराजक। ये देखिए 2, 3 चौथा और ऑप्शन। निरंकुश निगेटिव वर्ड है, सख्त और कठोर निगेटिव वर्ड है, अराजक मतलब कि भीड़ भाड़, मतलब कोई रूल नियम नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा आपका? इसलिए सही आंसर होगा लोकतांत्रिक, सबका साथ सबका विकास। खरा एक प्रभावी विद्यालय
के लिए सहसंबंध है। स्पष्ट विद्यालय मिशन, निर्देशात्मक नेतृत्व, सुरक्षित और व्यवस्थित परिवेश, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अभी ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी के को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पूरा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन प्रैक्टिस करने को मिलेगा, जिसका बहुत जल्द ही शुरुआत किया जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे जाकर उपागम एकेडमी सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।